स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देश के 299 जिले सूखाग्रस्त। राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। जल संकट से निपटने के लिए 80,000 करोड़ खर्च करने की योजना। विपक्ष का राज्यों को पर्याप्त फंड नहीं देने का आरोप। राज्यों को चीनी का भंडारण सीमा तय करने की मिली अनुमति। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने की कवायद। पनामा लीक मामले में एसआईटी ने 100 लोगों को भेजा नोटिस। चरणबद्ध तरीके से बाकी लोगों से मांगा जाएगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 मई को सभी दस्तावेज होंगे सार्वजनिक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा समेत कई करार पर होंगे हस्ताक्षर। प्रशांत द्वीप देशों के साथ बेहतर संबंध पर जोर। और 7वें नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1G का श्रीहरिकोटा से आज होगा प्रक्षेपण। PSLV C-33 के जरिए लॉन्चिंग। घरेलू नेविगेशन सिस्टम वाला 5वां देश बनेगा भारत। और बुलेटिन की शुरुआत सूखे और जल संकट से जुड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में कल सूखे और जल संकट पर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सूखे से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि जल समस्या से निपटने के लिए आने वाले दिनों में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश से कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सूखे से निपटने के लिए राज्यों को पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है। मुद्दे पे जो है फिर सुनना पड़ेगा। राज्यसभा में सूखे पर चर्चा हुई। चर्चा के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में सूखे से 299 जिले पीड़ित हैं। 16-17 का जो आवंटन हुआ है राज्य आपदा कोष का 11,364 करोड़ का, उसका भी जो ये 10 राज्य हैं सूखे प्रभावित, उनके 10 राज्यों का प्रथम किस्त भी बिना वोट ऑन अकाउंट के ये राशि भेज दी गई है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि जल समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। हम इस देश के लोगों को सूखे से प्रभावित नहीं होने देंगे। इसकी तैयारी हमने 80,000 करोड़ से की है। हम मिलाकर के उस स्थिति को ले आएंगे जब हर खेत को पानी होगा और हर प्यासे को पानी होगा। इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। इससे पहले सदन में सूखे पर चर्चा की शुरुआत बीजेडी सांसद एयू सिंह देव ने की। नया डिपार्टमेंट सरकार को बनाना चाहिए जो ड्राउट, फ्लड, नेशनल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, क्लाइमेट चेंज इत्यादि को कंसोलिडेट करे। एनसीपी ने सूखे से निपटने के लिए राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाया। सभी राज्यों की ये स्थिति है कि राज्य सरकार ने एक डिमांड की है और इसमें एक्चुअली यहाँ से जो कोई सहायता दिया गया वो इनके 50% भी नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने सूखा पीड़ित राज्यों में टीम भेजने की मांग की तो शिवसेना ने प्रधानमंत्री से सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा करने की अपील की। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी पार्टी की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए? क्या इसको एक नेशनल क्राइसिस के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या उसका समाधान नहीं करना चाहिए था? हालांकि कृषि मंत्री के जवाब पर कांग्रेस सदस्यों ने असंतोष जाहिर किया और सदन से बाहर चले गए। We are not satisfied with the reply of the honorable ministers. Most unsatisfactory replies which we have got. We are walking out. विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने IPL मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में महाराष्ट्र और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान क्रिकेट संघ ने कहा कि वो मैचों में सिर्फ शोधित पानी का ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन कोर्ट ने क्रिकेट संघ की दलीलों को दरकिरार करते हुए कहा कि सूखे के मद्देनजर मैचों को राज्य से बाहर ले जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ जयपुर में मैच कराए जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पानी के इंतजामों पर 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई 3 मई को होगी।
महाराष्ट्र से हटाए गए मैचों में से कुछ मैच राजस्थान में होने हैं। बुंदेलखंड का ललितपुर जिला इस समय भयानक जल संकट और सूखे से जूझ रहा है। पहले लगातार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी, अब पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके चलते कई इलाकों से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। बुंदेलखंड इलाके का ललितपुर जिला, यहाँ के ज्यादातर तालाब और बांधों में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। नदियों की तलहटी में गड्ढों में बचे थोड़े पानी से लोगों का गुजारा हो रहा है। पहले सूखे की मार से फसल की बर्बादी, अब गर्मी और पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। न मदद मिली हमको और सूखा है, फसल खत्म है, हाथी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ कोई खाने के लिए नाज गल्ला नहीं है। ललितपुर का बांसी गांव पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर है। 12,000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का सारा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है। चिलचिलाती धूप में सफर करना अब इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इस बार जानवरों तक को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पूरी तरह बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है। यहाँ पर एक हेडपम्प की व्यवस्था की है जिससे जन लोगों का पानी का वो हो रहा है, पानी उठाते उससे। बांसी गांव के लोगों ने जल संकट को लेकर आंदोलन किए, प्रशासन के सामने गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से राजघाट से चिकलुआ प्लांट के लिए एक पाइपलाइन डली हुई है। यदि उससे वो जो उसका चैम्बर बना हुआ है उसे खोल दिया जाए कुछ समय के लिए तो पूरी नदी में पानी आ जाएगा। आमजन को पानी तो मिलेगा ही, साथ ही पशु पक्षी तो जानवरों का जीवन भी बच जाएगा। जिले में जल संकट से जूझ रहे 124 गांवों में 348 टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि गंभीर हालात के बाद भी स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें टैंकर की व्यवस्था, हम लोग जल संस्थान के पास कुछ टैंकर हैं, जिला पंचायत के पास टैंकर हैं, कुछ प्राइवेट टैंकर्स हैं। इसकी व्यवस्था करते हुए कुल इस समय 348 टैंकर की व्यवस्था की जा रही है, जो पानी की व्यवस्था कराने के लिए गांव पंचायत में हमेशा लगे हुए हैं। ललितपुर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। उन्होंने सांसद निधि से जल संकट से निपटने के लिए मदद तो दी है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। बुंदेलखंड का ललितपुर जिला भारी जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ 125 गांव में इतना जल संकट है कि 350 से अधिक टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण व्यवस्थाओं से काफ़ी हताश हैं और निराश भी। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, ललितपुर। देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी जारी है। पूर्वी राज्य उड़ीसा के सोनेपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा 46.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि तितलागढ़ में मैदानी क्षेत्रों में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। गर्मी और लू लगने से उड़ीसा में मरने वालों की संख्या 112 पहुंच गई है। उधर तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। तेलंगाना में अब तक गर्मी और लू से 122 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में भी गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और लू से एक व्यक्ति की मौत हुई है। बिहार में पटना और भागलपुर में सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो झारखंड के जमशेदपुर में पारा 44 डिग्री पार कर गया। झारखंड सरकार ने 8 मई से सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही 8वीं तक कक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश भी दिया है। राजधानी दिल्ली में भी पारा सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 40.7 दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने बाजार में चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए राज्यों को उसकी भंडारण सीमा तय करने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने पाया है कि चीनी मिलों के पास भंडारण की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद इसके थोक और खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को चीनी के भंडारण की सीमा तय करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे चीनी की आपूर्ति, भंडारण और व्यापार नियमित हो सकेगा, जिससे इसकी कीमत पर काबू पाया जा सकेगा। इस समय खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 40 रुपए से ज्यादा है। काले धन पर बनी एसआईटी ने पनामा दस्तावेजों में नाम आने के बाद करीब 100 लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एसआईटी ये पता लगाएगी कि पनामा दस्तावेजों में जिन भारतीयों का नाम सामने आया है उन्होंने कोई गैर कानूनी लेन देन तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ये विशेष जांच टीम
विदेशों में जमा काले धन की जांच कर रही है। इससे पहले आयकर विभाग करीब 50 लोगों को इस मामले में नोटिस भेज चुका है। इस बीच पनामा दस्तावेज लीक करने वाली खोजे पत्रकारों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICIJ 9 मई को सभी दस्तावेज सार्वजनिक कर देगी। संस्था ने दावा किया है कि लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से जुड़े इन 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजों में 2 लाख से ज्यादा गोपनीय कंपनियों, न्यासों और फाउंडेशनों के बारे में सूचनाएं हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार बैड लोन की समस्या पर काबू करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। बैंकों के फंसे कर्ज पर संसद की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए सरकार लोकसभा में दिवाला संहिता पेश करने समेत कई कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि संसद की स्थायी समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को मंजूरी दे दी है और इसे संसद के चालू सत्र में ही चर्चा के लिए रखा जा सकता है। इसके साथ ही बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली में तेजी लाने पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी DRT कानून में संशोधन किया गया है। बैंकों को गारंटर के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक फिलहाल जारी रखी है। अब उत्तराखंड विधानसभा में 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। कल कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र सरकार से 7 सवालों के जवाब मांगे। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। उत्तराखंड विधानसभा में होने वाला शक्ति परीक्षण एक बार फिर टल गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। फ्लोर टेस्ट इज द ओनली टेस्ट। ये रेस्पोंडेंट हरीश रावत पूर्व CM की तरफ से ये हम लोगों ने दलील रखी है कि फ्लोर टेस्ट ही SR भूमई के जजमेंट के हिसाब से इस अदालत ने कानून पारित कर रखा है और जो कुछ भी दलीलें थी वो पूरी हुई और इम्प्यूग्न जजमेंट में कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है जो नया तय होना हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 सवाल भी पूछे। अदालत ने पूछा, क्या वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 175(2) के तहत राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने को कह सकते थे? क्या विधायकों को अमान्य घोषित करने की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया? क्या राष्ट्रपति विधानसभा की कार्रवाई को राष्ट्रपति शासन के लिए संज्ञान में ले सकते हैं? क्या बहुमत सिद्ध करने में हो रही देरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनाया जा सकता है? विनियोग विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या राज्यपाल स्पीकर से सदन में वोट विभाजन के लिए कह सकते हैं? मनी बिल पारित न होने का फैसला कौन करेगा? उन्होंने कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जो उन्हें लगा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान उन पर एडजुडिकेशन या उन पर इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हरीश रावत और अजय भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है। हम आशावान हैं, न्याय हमारे पक्ष में है। कोर्ट भी संज्ञान ले रहे हैं, इसीलिए हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप बिना हमारे निर्णय के कोई राष्ट्रपति शासन हटाने का काम नहीं करेंगे। हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और सर्वोच्च न्याय के मंदिर में इस समय केंद्र सरकार गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड हाई कोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर रोक लगाई थी और हाई कोर्ट को लिखित आदेश की कॉपी देने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार के बहाली के निर्देश दिए थे। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 30 अप्रैल यानी शनिवार को साउथ 24 परगना, दक्षिण कोलकाता और हुगली की 53 सीटों पर मतदान होना है।
इस दौर में कुल 349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 43 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं इस चरण में कुल 1,23,97,832 मतदाता हैं। पुरुषों की संख्या 63,84,133, जबकि महिलाओं की संख्या 60,04,034 है। कोलकाता, पोर्ट और भवानीपुर में सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस दौर में चुनचुरा मतदाता संख्या के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्र के अनुसार कुलताली सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। चुनाव आयोग ने कुल 14,565 मतदान केंद्र बनाए हैं। इस दौर में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सीपीएम 31, कांग्रेस 14, बीएसपी 26 और 83 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। संसदीय समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ये पता लगाने को कहा है कि निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून का कितना पालन हो रहा है। खबरों में ये बात सामने आई थी कि निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की 280वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी 60 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है। समिति ने सर्व शिक्षा अभियान की पहुंच बढ़ाने के लिए नए समाधान तलाशने की भी सिफारिश की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने एम्स में शिक्षकों की कमी पर चिंता जताई है। संसदीय समिति ने एम्स में 232 शिक्षकों के पद खाली होने पर चिंता जाहिर की और इसे तुरंत भरने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर पड़ता है। समिति ने एम्स में ओपीडी विस्तार को लागू करने के लिए गहन निगरानी की भी सिफारिश की है। विशाखापट्टनम के बायोडीजल प्लांट में लगी आग पर तीसरे दिन भी काबू नहीं पाया जा सका है। नौसेना के 20 दमकल समेत कुल 40 दमकल लगातार पिछले 3 दिन से बायोक्लेम फ्यूल लिमिटेड में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निशमन कर्मी अब तक 9,000 लीटर से ज्यादा फायर फोम इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग की लपटें शांत होती नहीं दिख रही हैं। देश के सबसे बड़े बायोडीजल प्लांट में मंगलवार शाम आग लग गई थी। आग ने कंपनी के 18 में से 12 टर्मिनल को अपनी चपेट में ले रखा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 देशों पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के दौरे पर बुधवार रात रवाना हो गए। ये इन दोनों देशों में किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा है। इस 5 दिवसीय दौरे में दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई करार किए जाएंगे। दौरे का मकसद प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना है। इससे सुरक्षा, रणनीतिक लिहाज से अहम और संसाधनों से भरपूर इस इलाके पर भारत की भूमिका बढ़ेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 5 दिनों की यात्रा पर पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। पहले वो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल माइकल ओगियो और प्रधानमंत्री पीटर ओ'नील से मुलाकात करेंगे। रणनीतिक रूप से अहम होने के अलावा पापुआ न्यू गिनी निकेल, कोबाल्ट और सोना जैसे खनिज पदार्थ से भरा है। अपनी विकास जरूरतों के लिए वो भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। Papua New Guinea is looking towards India for many of its development needs, such as in the health sector, capacity building in IT, agriculture, and infrastructure development. And a line of credit is being finalized for infrastructure projects to be done by India in Papua New Guinea. यात्रा के अगले चरण में राष्ट्रपति न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां वे न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा व्यापारिक जगत के लोगों से मिलेंगे। न्यूजीलैंड से भारत में सार्वजनिक जरूरत के लिए उन्नत तकनीक मिलती है। भारत से शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में छात्र न्यूजीलैंड जाते हैं। न्यूजीलैंड भारत को अपनी व्यापारिक प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखता है। दोनों देश अब इन क्षेत्रों में और साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। Agreements and MOUs in the field of air connectivity and education are expected to be signed during the visit. With this visit, we hope to energize and upgrade our bilateral relationship to a new level. भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार इसी समुद्री रास्ते के जरिए होता है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से संसाधनों और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और यहाँ बड़ी तादाद में रहने वाले भारतीय इन देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में अहम कड़ी हैं। अखिलेश सुमन,
राज्यसभा टीवी। इसरो आज अपना 7वां नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। आज दोपहर 12:50 पर श्रीहरिकोटा से PSLV-C-33 के जरिए इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसके सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के साथ ही भारत खुद की स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। आज नेविगेशन प्रणाली का 7वां और आखिरी उपग्रह IRNSS-1G अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके स्थापित होने के बाद भारत अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS की बराबरी कर लेगा। इस सैटेलाइट की मदद से लोगों और सड़कों पर चलती गाड़ियों तक को रेडार पर रख पाना मुमकिन हो जाएगा। IRNSS-1G का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इसके प्रक्षेपण के लिए 51 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती मंगलवार से ही शुरू हो गई थी। इस श्रृंखला के हर उपग्रह की लागत करीब 150 करोड़ रुपए है और इस परियोजना पर करीब 910 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस श्रृंखला में कुल 7 उपग्रह हैं। श्रृंखला का पहला उपग्रह जुलाई 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका ने बुधवार को 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्र से 3 भारतीय नौकाओं को पकड़ा है। ये मछुआरे इन्हीं नौकाओं पर सवार थे और समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। ये गिरफ्तारी समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक काचाथीव द्वीप से की गई है। ये द्वीप 1974 और 1976 में हुए समझौतों के तहत भारत ने ही श्रीलंका को दिया था। इस बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्रीलंका के साथ मछुआरों की समस्या का कोई स्थायी समाधान करने की मांग की है। जयललिता ने कहा कि पाक की खाड़ी में भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार वापस मिलने चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अफगान पाकिस्तान के लिए विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि रिचर्ड ऑल्सन ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान लश्कर और हक्कानी नेटवर्क जैसे जिहादी संगठनों पर काबू रख पाने में नाकाम रहा है। रिचर्ड ने कहा कि ये संगठन पड़ोसी देशों में हिंसा फैला रहे हैं। रिचर्ड ऑल्सन ने ये बयान अमेरिकी कांग्रेस में विदेश मामलों की संसदीय समिति में दिया है। इस समिति ने आतंकवादी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सीरिया में सरकारी सेनाओं और विद्रोहियों के बीच लड़ाई में बुधवार को 20 लोगों की मौत हुई, कई जख्मी हुए। एलेप्पो शहर पर सरकारी सेनाओं और रूस के विमानों के हमलों में इस हफ्ते करीब 60 लोग मारे गए हैं। सीरिया के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जे के लिए लड़ाई हो रही है और इस वजह से फरवरी में दोनों पक्षों के बीच हुए युद्ध विराम खत्म हो गया है और जिनेवा में जारी शांति वार्ता खतरे में पड़ गई है। इस बीच रूस ने कहा कि सीरिया में विद्रोही शांति कायम करने के लिए गंभीर नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक विद्रोही शांति वार्ता के दौरान कोई ठोस आश्वासन दे पाने में नाकाम रहे हैं। इधर सीरिया दौरे पर गए अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लैक ने अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि सीरिया में अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं है। रूस में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 5वीं मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मेजबान रूस समेत 10 देशों के रक्षा मंत्री शामिल हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य एशिया में शांति कायम रखने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम के पहले दिन रूस ने दावा किया कि आतंकवादी एशियाई प्रशांत क्षेत्र और मध्य एशिया में नए ठिकाने बना रहे हैं और इस पर काबू किया जाना जरूरी है। खेल की दुनिया से अच्छी खबर, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने बुधवार को तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण के मिश्रित युगल में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दीपिका ने 72 तीरों की रैंकिंग राउंड में 720 में से 686 अंक जुटाकर लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कोरिया की की बो बाई की बराबरी की। दीपिका का प्रयास भारत को मिश्रित जोड़ी में शीर्ष रैंकिंग दिलाने में सफल रहा। दीपिका ने कांस्य पदक प्ले ऑफ के पहले हाफ में 346 अंक जुटाकर रेंज में सनसनी फैला दी। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 341 अंक और चाहिए थे, लेकिन आखिर में वो इसे हासिल नहीं कर सकी। लेकिन बावजूद इसके दीपिका ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दीपिका दुनिया की पूर्व नंबर 1 हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।
रेत पर खूबसूरत कृतियां उकेरने वाले भारतीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी रचना के जरिए मॉस्को में सैंड आर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण हासिल किया है। पटनायक ने सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की आकृति बनाकर वैश्विक शांति का संदेश दिया। 15 फीट की ऊंचाई वाली इस कृति की लोगों ने जमकर तारीफ की। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के शीर्ष 20 रेत कलाकारों ने हिस्सा लिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। देश के 299 जिले सूखाग्रस्त, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। जल संकट से निपटने के लिए 80,000 करोड़ खर्च करने की योजना। विपक्ष का राज्यों को पर्याप्त फंड नहीं देने का आरोप। राज्यों को चीनी का भंडारण सीमा तय करने की मिली अनुमति। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने की कवायद। पनामा लीक मामले में एसआईटी ने 100 लोगों को भेजा नोटिस। चरणबद्ध तरीके से बाकी लोगों से मांगा जाएगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 मई को सभी दस्तावेज होंगे सार्वजनिक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा समेत कई करार पर होंगे हस्ताक्षर। प्रशांत द्वीप देशों के साथ बेहतर संबंधों पर जोर। और 7वें नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1G का श्रीहरिकोटा से आज होगा प्रक्षेपण। PSLV C-33 के जरिए लॉन्चिंग। घरेलू नेविगेशन सिस्टम वाला 5वां देश बनेगा भारत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।